पिछड़ेपन का पैमाना नहीं है जाति, यूं ही नहीं बांटी जा सकती आरक्षण की मिठाई। पैमाना हो तो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया जाट आरक्षण। जाट आरक्षण पर अदालती हथौड़ा। ऐसा लगता है जैसे कोई बीमारी बन चुका है आरक्षण। वोट के मौसम में तो इस बीमारी का प्रकोप बड़ी तेजी से फैलता है। सियासी लाभ के लिए जातियों पर आरक्षण का जाल डाला जाता है, लेकिन जो जाल यूपीए सरकार ने जाटों पर डाला था उसे सुप्रीम कोर्ट ने कुतर दिया है। पिछड़ेपन का पैमाना नहीं है जाति, यूं ही नहीं बांटी जा सकती आरक्षण की मिठाई। पैमाना हो तो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया जाट आरक्षण। जाट आरक्षण पर अदालती हथौड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण पर अदालती हथौड़ा चलाते हुए जाट आरक्षण को रद्द कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है अब कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या सामाजिक प्रभाव इसमें देखने को मिलेंगे, और साथ ही सवाल ये भी कि जो जाति और समुदाय की राजनीति करते हैं, क्या ये उन पर अंकुश लगाने का स्पष्ट संकेत नहीं है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के नेता मनीष शुक्ला हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर हिलाल नकवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद शाहिद हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर मसूद अहमद जुड़ चुके हैं, और नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ हैं जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष एसपी सिंह। इसके अलावा हमारे साथ याचिकाकर्ता के वकील वरुण ठाकुर हैं, और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जाटों का आरक्षण रद्द करते हुए कहा है कि पिछड़ेपन का पैमाना जाति नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक का पिछड़ेपन का पैमाना होना चाहिए। अब सवाल यह है कि इस फैसले के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव क्या होंगे। वैसे तो हालात की हकीकत से होती है अमीरी और गरीबी की तहकीकात, लेकिन वोट मेले में जातियों के इतिहास पर भूगोल बदल जाते हैं, पैमाने बदल जाते हैं। साल 2014 की ही तो बात है, जब वोट की बिसात पर सियासी मोहरों से खेलते हुए मनमोहन सरकार ने जाट आरक्षण की गोटियां बिछाई थी, अधिसूचना के जरिए जाटों को ओबीसी में शामिल करके। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने हथौड़ा चलाया तो कह दिया कि ये पैमाना ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली कहा है कि किसी भी पॉलिटिकल क्लास को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ओबीसी नहीं कहा जा सकता। देयर हैज टू बी ए क्लास, नॉट द कास्ट, विच इज टू बी असिस्ट एज ओबीसी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार के द्वारा बगैर तथ्यों के लिया गया एक जजमेंट था ये, और ये बहुत गलत है। सर, पिछली सरकार ने और जो पिछली गवर्नमेंट ने किया था, ये कांग्रेस के मुंह पे या सोनिया गांधी के मुंह पे संविधान के द्वारा बहुत तेज तमाचा है, जिसने राजनीतिक बेनिफिट्स के लिए इस देश के गरीबों, पिछड़ों के साथ अन्याय करने की कोशिश की थी। सच ही तो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक हो आरक्षण का आधार। लेकिन अब हक का हथियार उठाने वाले भी अंगड़ाई ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो पहलों का जिक्र किया वो अपने हिसाब से किया है। उन्होंने ना धरातल को देखा है, ना हमारी बात को सुना गया है जो हमने कही है। तो जो बात उनकी समझ में आई, उन्होंने फैसला दिया, वो जज है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन हम लोग इस मामले को सावोना केस की तर्ज पे या तो संसद इसको बदले, और नहीं तो देश भर में व्यापक आंदोलन होंगे, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ये विडंबना नहीं तो और क्या है, क्योंकि राजनीति का वो आंवला है ये जातियां जिनके फायदे हजार हैं, और फायदे के इस फसाने में फिलहाल तो सभी इसकी व्याख्या में व्यस्त हैं। सुप्रीम कोर्ट पर क्या कमेंट करें, सुप्रीम कोर्ट तो जो चाहे सो कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट तो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बना सकता है, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट कर सकती है। हालांकि लीगली गलत होती है वो, लेकिन इतनी पावरफुल हो गई सुप्रीम कोर्ट। यही कहना चाहूंगा कि दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रयास करेंगे, फुल बेंच में जाएंगे या सरकार के स्तर पर जो हो सकता हो एक बार सबसे विचार करके कानूनी राय लेकर इस पर कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। हम आदर करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, वो सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन बड़े आंदोलन के बाद जाटों को ये अधिकार मिला था, और सब किसान जातियों को भी ये अधिकार मिला हुआ है, वो भी जाति के आधार पर ही मिला है।
तो हम एक रिव्यू पेटिशन करेंगे और आंदोलन करेंगे कि सरकार इसको फिर से लागू करे। बहरहाल क्यों जातिगत आरक्षण की मिठाइयां बांटती हैं सरकारें, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विकास के सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं पैर टिकाए। सामान्य जाति के जाल में लिपटे हुए हर रोटी इनके हिस्से में बड़ी मशक्कत से आती है, फिर क्यों नहीं बदला जा सकता ये पैमाना। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो जाट आरक्षण पर चला है अदालती हथौड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण को रद्द कर दिया है। अब इसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव क्या होंगे, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले वरुण ठाकुर जी, आपके पास आना चाहूंगी। क्या इस फैसले के बाद जो समुदाय और जाति की राजनीति करते आए हैं लोग, क्या ये उन पर अंकुश लगाने के लिए एक स्पष्ट संकेत नहीं है, उनके मुंह पर एक तमाचा नहीं है? सबसे पहले मैं आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करूंगा। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि जो जल्दबाजी पूर्ण जो डिसीजन लिया गया था यूपीए गवर्नमेंट ने, उसको बाद में एनडीए गवर्नमेंट ने जिस तरीके सपोर्ट किया था जी, और जो डाटा का इग्नोर करते हुए जिस तरीके का डिसीजन लिया था, नेशनल बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट को इग्नोर करते हुए जो डिसीजन लिया था उसको खारिज किया है और डायरेक्शन दिया है कि प्रॉपर आप एडिक्वेट डाटा इकट्ठा करिए। आप हर 10 साल में आपको एडिक्वेट डाटा इकट्ठा करना चाहिए था, मगर आपके पास में एंशिएंट टाइम का डाटा है, आपके पास कोई डाटा नहीं है। जब भी आपके पास में इलेक्शन आते हैं या कुछ इस टाइप का होता है तभी आप लोग इसको आरक्षण को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से नहीं चलेगा। अगर किसी का भी रॉन्ग इंक्लूजन हो गया है ओबीसी के उसमें कोटे में, या ओबीसी का आरक्षण रॉन्गली उसको मिल रहा है, तो उसका एक ये बेस नहीं बन सकता है कि किसी व्यक्ति को अगर रॉन्गली अगर मिल रहा है तो उसको दूसरा उसका फायदा लेके उसको भी इंक्लूड किया जाए। जी, एसपी सिंह जी, सवाल ये उठ रहा है, कोर्ट ने कहा है कि क्लास के आधार पर आरक्षण हो सकता है लेकिन कास्ट के आधार पर नहीं। बावजूद इसके आप लोग अभी भी विरोध करने की बात कर रहे हैं। जाटों को जो आरक्षण मिला है वो तो क्लास के आधार पर ही है। जाट ऑल्सो पीजेंट्री क्लास, वो तो एक कृषक वर्ग है, कृषक वर्ग के द्वारा ही उसी के तहत उनको आरक्षण मिला है। जाति के आधार पर जातियों की तो व्यवस्था है हमारे यहाँ, तो जाति के आधार पर बाकी की जातियां भी उसमें शामिल हैं, लेकिन एक वर्ग बनता है वो वर्ग जातियों से ही मिलकर के बनता है। नहीं, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी फरवरी में 2014 में, उसमें तो कहीं ये नहीं कहा गया था कि आर्थिक और सामाजिक रूप से जाट पिछड़े हैं, और सरकार ने भी इन तथ्यों को इग्नोर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कोट की है ये बात। वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। नेशनल बैकवर्ड कमीशन, अब हम तो इस आरक्षण आंदोलन से, जब अब पिछले 10 साल से जो आंदोलन चला आ रहा है, इस बीच में जब नेशनल बैकवर्ड कमीशन में कई बार हमारी भी मीटिंग हुई, नेशनल बैकवर्ड कमीशन में उनके चेयरमैन से भी मीटिंग हुई है, लेकिन नेशनल बैकवर्ड कमीशन हमसे ही 6 महीने पहले कहता था कि हम कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं है और हम इसका सरकार को इतना जल्दी से सर्वे करा करके आंकड़ा नहीं दे सकते। वो कहते हैं नेशनल बैकवर्ड कमीशन अगर कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं है तो हमको एक्सपर्ट को कमेंट करनी पड़ेगा। ये उन्होंने सरकार को भी लिख दिया है, समाज कल्याण मंत्रालय को भी लिख करके दिया है। जब वो एक एक्सपर्ट नहीं है, उन्होंने फिर एक एक्सपर्ट टीम को अपॉइंट किया, उन्होंने ICSSR को अपॉइंट किया, उन्होंने ऑफिशियली अपॉइंट किया, उसको 6 करोड़ रुपए का पेमेंट भी किया उन्होंने। जब जाकर के वो सर्वे किया उन्होंने ICSSR ने, और ICSSR का जो सर्वे है वो सर्वे साफ साफ बोलता है कि जाट कम्युनिटी पीजेंट्री क्लास है और ये जो डाटा अवेलेबल है उस डाटा के हिसाब से इनको ओबीसी में शामिल किया जाए। सब कुछ रिपोर्ट आने के बाद में जब आप एक्सपर्ट नहीं हो और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को नहीं मानते हो और उसके बाद में आप आरक्षण के लिए NCBC और आनंद फानन में एक सरकार को एक रिपोर्ट देती है कि अपना एक कि भाई हम इनको रिकमेंड नहीं करते हैं आरक्षण के लिए। जी, डॉक्टर हिलाल नकवी, जब आरक्षण की बात आती है कि भाई कोई सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तब कुछ तथ्य अवेलेबल कराए जाते हैं कि हाँ ये वर्ग जो है वो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। लेकिन कोर्ट ने आज जो जजमेंट में कहा है वो साफ तौर पर कहा है कि उन तमाम तथ्यों को इग्नोर किया गया। रिपोर्ट दी गई थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से जिसमें कहा गया था कि जाटों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता, वो इसलिए क्योंकि वो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं है। बावजूद इसके आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गई। अब जो फैसला कोर्ट की तरफ से आया है उसके राजनीतिक और सामाजिक क्या प्रभाव होंगे? देखिए, एक दफा सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला दे दिया है उसके बाद किसी प्रकार की टिप्पणी करना जो है वो थोड़ा सा कोर्ट की दायरे के अंदर आ जाते हैं और वो ठीक नहीं है।
अब दूसरा इसके अंदर बात यह कि आरक्षण जो दिया गया था उसकी अगर हम बात करें तो उसके पीछे देखिए बेसिस ये था कि पहली बात तो ये जो कोर्ट ने कहा है कि आपके पास कोई डेटाबेस नहीं है, तो इससे पहले जितने भी लोग पिछड़ी जाति के अंदर जोड़े गए थे, जिन लोगों को दिया गया था डेटाबेस, तो तब भी नहीं था, तब भी वही पुराना डेटाबेस था जिसके आधार के ऊपर ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था, कोई नई बात नहीं दी है। दूसरी इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एनसीबीसी है उन्होंने कहा कि इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। एनसीबीसी जो है उनका ये रिकमेंडेशन था जो कि बिना किसी डेटा, बिना किसी प्रूफ का था। उन्होंने जो है एक आर्म चेयर स्पेकुलेशन किया था, अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे कहा कि साहब जाट लोग जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से उन लोगों का सामाजिक और आर्थिक जो है वो सही है, उनको किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट की गई थी आईसीएसएसआर के जो है अपने आप में एक बड़ी जानी मानी संस्था है भारत के अंदर की, उनकी जो एक्सपर्ट कमेटी थी उनके हिसाब से जो जाट कम्युनिटी है वो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई है। जब आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है और बाकी आप जो है वो किसी डेटाबेस को मानते नहीं है, तो निश्चित रूप से उसको मान देना ही सही है। और ये मानना कि आईसीएसएसआर ने जो है वो किसी गलत तरह से सर्वे किया होगा, ये बात जायज नहीं है। उसके आधार के ऊपर जो है वो रिजर्वेशन दिया गया था और यही कारण था उनको रिजर्वेशन देने का। और जाहिर सी बात है कि अगर वो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े हुए लोग हैं, ज्यादातर किसान वर्ग के लोग जो है वो है उसके अंदर, तो उनको रिजर्वेशन जो है वो कांग्रेस का मानना था या यूपीए का मानना था कि उनको मिलना चाहिए और उसी के अनुसार उनको ये आरक्षण दिया गया। चलिए ठीक है मोहम्मद शाहिद, आरक्षण के लिए कहीं ना कहीं कोई पैमाना तो तय करना होगा। अभी नकवी साहब भी कह रहे हैं कि आंकड़े तो पहले भी नहीं थे, जिन जिन जातियों को मिला है आरक्षण आंकड़े उनके भी नहीं रहे हैं, तो कोई तो पैमाना तय करना होगा आरक्षण के लिए, नहीं तो जो बाकी जातियां हैं वो भी आरक्षण मांगेगी, कोई जाति आरक्षण से अछूती नहीं रहेगी, फिर किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी देश में? देखिए सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसमें एक कांग्रेस के मित्र की बात को और आगे बढ़ाते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उसमें किसी तरह की टिप्पणी मेरी समझ से बड़ा अनुचित है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर कोई राजनीतिक फायदे के लिए वोटों के आधार पर अगर आप किसी आरक्षण को लागू करते हैं, ये बहुत गलत बात है। जब ये आरक्षण लागू हुआ तो उसके 2 महीने के अंदर 2 महीने के बाद चुनाव होने जा रहे थे, जनरल इलेक्शन देश के लोकसभा का। वो 4 मार्च को या 6 मार्च को ये अध्यादेश जारी हुआ आरक्षण का। ये सोच है कांग्रेस की या किसी भी दल की इस तरह की सोच होगी, मैं ये बात करूंगा जो किसी दल की इस तरह की अगर सोच होगी वो गलत बात है। देखिए संविधान में हमारे सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक शैक्षणिक आधार पर और आरक्षण की बात कही गई है, उसको मानना पड़ेगा। उसके अंतर्गत अगर कोई भी समाज आता है या कोई भी जाति आती है या कोई भी धर्म आता है तो उसमें इस पैमाने पर बात की जा सकती है संविधान के दायरे के तहत। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी वर्ग विशेष का आरक्षण को खारिज किया है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई बात महसूस होगी। मनीष शुक्ला जी, ये फैसला राजनीतिक जमात पर कितना बड़ा तमाचा है, और सवाल ये भी कि आरक्षण के लिए कोई ना कोई पैमाना तो तय करना होगा, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बावजूद भी अभी तक राजनीतिक जमात इस फैसले को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, कोई भी इस फैसले को स्वीकार नहीं करना चाह रहा है। देखिए गायत्री जी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का सम्मान करते हुए आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये आरक्षण, जाटों का आरक्षण किन परिस्थितियों में लगाया गया था। ये लगाया गया था तब जब मनमोहन सिंह यूपीए 2 की सरकार घपलों घोटालों से घिरी हुई थी, महंगाई चरम पर थी। उन स्थितियों में इन्होंने इस आरक्षण को लगाया था, जबकि अगर सचमुच इनको हमदर्दी होती जाट से तो उसकी पूरी इंक्वायरी करके और चुनाव के बहुत पहले भी लगा सकते थे, चूंकि 10 साल इनकी सरकार थी। तो ये तो चुनावी लाभ लेने के लिए आनन फानन में इन्होंने ये घोषणा की थी और उसमें कोई इन्होंने इंक्वायरी या उसमें कोई जांच नहीं की थी। दूसरी बात यह कि जाट सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत है, इसलिए इस बिना पे सुप्रीम कोर्ट ने वो किया है। तो अगर डेटा और सबकी जांच किया जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मैं बात करूं तो बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो सामाजिक आर्थिक रूप से आज मजबूत है और कई सालों साल से उत्तर प्रदेश में सरकार में है, तो उनके ऊपर भी विचार करना चाहिए। जी ठीक है मनीष शुक्ला जी, अब आपके पास डॉक्टर मसूद अहमद जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पैमाना तो तय करना होगा, चाहे कोई भी आरक्षण हो, जाट आरक्षण हो या कोई दूसरा आरक्षण हो, नहीं तो सभी जाति आरक्षण की मांग करेंगी और फिर किस तरीके की स्थिति बनेगी ये अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।
जी, पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है अभी उसको पढ़ने का मौका नहीं मिला है, इसलिए तो अभी जानकारी नहीं है किन तथ्यों को ध्यान में रख करके फैसला आया है। लेकिन हम ये जानते हैं कि इसके पहले 9 राज्यों में जाट भाइयों को आरक्षण मिल रहा था। चौधरी अजीत सिंह और चौधरी जैन सिंह के प्रयास से ये आरक्षण मिला, आयोग बिठाया गया, आयोग के खिलाफ भी लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट के खिलाफ भी लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने उसको भी नकार दिया। उसके बाद जाकर के ये आरक्षण मिला। अब आरक्षण मिला, मेरा मानना यह है कि मोदी जी जो है, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी सबके विकास और सबका साथ लेने की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने ये देखा कि महाराष्ट्र में जो मुसलमानों और मराठों का आरक्षण था उसमें से मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया। इसको तो कोर्ट ने नहीं किया। अब इधर जो है मेरा मानना यह है कि कोर्ट में इन्होंने तथ्यों को पेश नहीं किया और जम करके पैरवी नहीं की। पैरवी की कमी की वजह से ही कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर इस आरक्षण को नकारा है। अब रही बात ये कि जाटों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ठीक है मसूद, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं जाटों के बीच में रहता हूं जी, तो जाटों के बीच में रहता हूं, तो जाट जो ये किसान है, ये पूंजीपति नहीं किसान, और अभी ये शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा हुआ, काफी पिछड़ा हुआ है। तो अगर और इनके बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा पुलिस में है, सेना में है, सिपाही हैं, पीएससी में है, इसलिए मुझे लगता है कि आरक्षण इनको मिलना चाहिए। और अगर कोर्ट में ठीक है डॉक्टर मसूद जी, आपकी बात आ गई। अमिताभ जी, इस फैसले के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव क्या होंगे? देखिए, 6 मेहमानों ने अपनी अपनी बात रखी, इसमें 3-4 बिंदु बड़े खास उठ गए। हर मेहमान ने अपनी पार्टी लाइन या अपने संगठन की लाइन के हिसाब से एक अलग सा शेड लेके बच के निकलने की कोशिश कर दी। पहले हिलाल भाई को बताऊं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। सरकार मनमोहन सिंह की हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू की रही हो और चाहे रहे मोदी की, ऑप्शनल नहीं है, वो मैंडेटरी है। ये दिमाग सब लोग खोल के बात समझें। एक और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट कुर्सी पर बैठ के नहीं देता, कुर्सी से खड़े होकर भी नहीं देता, लेकिन जिस सेंस में आपने कहा कुर्सी पर बैठ के कमरा बंद करके दे, नहीं, उसकी एक प्रक्रिया है, उसको समझना होगा। उसमें रिप्रेजेंटेशन आते हैं, जातियों के समूह मिलते हैं, अपने अपने दस्तावेजी साक्ष्य देते हैं, सुनवाइयां होती हैं। वो ऐसा नहीं कि आज फोन आया बोले रिकमेंडेशन भेजना और कल सुबह चिट्ठी भेज दी, ऐसा नहीं होता। एक प्रक्रिया है और वो मैंडेटरी है, उसके बिना अप्रूवल हो नहीं सकता, इंक्लूजन हो नहीं सकता। अभी तक जो व्यवस्था है, जब तक वो व्यवस्था बदल नहीं दे सरकार पार्लियामेंट की मंजूरी से जाकर। एक दूसरी बात, कई लोगों ने कहा कि जाट समुदाय किसान है, सबने कहा लगभग, चलिए यही मान लेते हैं, फिर इसी पर कर लो आरक्षण पूरे मुल्क में कि जो छोटा किसान है हिंदुस्तान में उसको आरक्षण दे दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, हटाइए, उसमें जाति का झंझटी मत रखिए, सब हो जाओ राजी इस पर। अजीत सिंह को भी क्या नुकसान है, वो भी किसान है, उनको क्या तकलीफ है, फिर इसी पर राजी हो जाइए। मुलायम सिंह जी भी किसान रहे, कल्याण सिंह किसान रहे, राजनाथ सिंह किसान है रहे, राहुल गांधी कहते वो भी किसान है, तब क्या समस्या है? जब सब किसान हो तो आओ इसी पर हो जाए। और तीसरी बात, कहा कि जी पिछड़े हुए हैं अधिकतम, हमारे एक मित्र भी कह रहे थे मसूद साहब कि अधिकतम सिपाही है पीएससी में। आपकी गलतफहमी है, आप इतिहास भी नहीं समझ पाए और वर्तमान भी नहीं पता आपको। इतिहास भी पता होता तो आप ऐसी छोटी टिप्पणी जाट भाइयों के लिए नहीं करते। वो राजा रहे हैं इस हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में। अगर कोई किला, कोई आक्रांता नहीं जीत पाया तो वो भरतपुर का किला था जाटों का, जिस पर झंडा कभी झुका नहीं, वो जाटों का किला था। हमको इतिहास ही नहीं पता।
ये जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं अपना, ठीक है। इतिहास नहीं समझे। भरतपुर का किला है, जाके देखिए उस किले को। भारत का हर किला जीता आक्रांताओं ने, वो किला कभी नहीं जीता गया। आपने कह दिया सिपाही हैं, होमगार्ड हैं, नहीं। मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, राजनयिक रहे, भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे, अखिल भारतीय पुलिस सर्विसेज में है, नटवर सिंह जैसे काबिल आदमी पैदा हुए, और आज भी देश के तमाम राज्यों में वो लोग सरकार बनाने और बिगाड़ने का फैसला करते हैं। चरण सिंह उसी में हो गए, अजीत सिंह उसी में हो गए। आपने कह दिया कि वो क्या है, कुछ नहीं, सिपाही होमगार्ड है, नहीं। एक काबिल कौम है, इस सक्षम कौम है, इस पर हिंदुस्तान को नाज है। क्यों अपनी दरिद्रता की झूठी प्रचार करें हम लोग? इस सक्षम कौम है, इस पर नाज है हिंदुस्तान को। अजीत सिंह जी को ना हो, उनके राजनीतिक चिंता हो सकती है, मेरी तो कोई राजनीतिक चिंता नहीं। जिस कौम ने इतने बड़े बड़े काबिल लोग, सर छोटू राम जैसे लोग दिए, ये अलग बात है वीरेंद्र सिंह आज उनकी वो लीगेसी को नहीं लेके चल पा रहे हैं, लेकिन दिए तो देवीलाल जैसे लोग दिए इसी जात ने। इसलिए इसको छोटा मत कहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अद्भुत बात कही आज, उस पर कोई राजनीतिक दल नहीं बोला, बोलना चाहिए था। उसने कहा केवल जोड़ोगे भाई, ये हटाओगे भी। साफ सूंघ गया, कोई बोलने को तैयार नहीं। कभी हटेगा भी कुछ? 68 साल में कुछ तो ऊपर आई ना, कुछ लोग आई होंगी, कुछ जातियां, उनको हटाओ तो और नीचे से लाओ। ये तो सामान्य व्यवहार है, जीवन में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। कपड़ों को धूप दिखानी होती है तो ऊपर में धूप दिख जाती है तो उनको हटा देते, फिर नीचे वाले ऊपर कर देते, ऐसे नहीं धूप दिखाते हैं। तो जिन जिन सब जातियों को विकास की रोशनी दिखे, इसके लिए व्यवस्था गलत है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने गलत बोला। और एक बात मैं भी राजस्थान के चैनल पर था इसी मुद्दे पर, वहां भी हमसे लोगों ने, जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझसे कहा कि पैरवी ठीक से नहीं हुई होगी। मैंने उनसे कहा कि भाई चाचा, पैरवी एक आदमी नहीं कर रहा था, कोई नरेंद्र मोदी की सरकारी अकेले थोड़ी पैरवी कर रही थी, वहां तो कई वकील आपकी तरफ से भी थे, हम सब पैरवी में शामिल थे भाई। तो कौन से तथ्य नहीं आए? सारे तथ्य तो आए। और एक बात जो बहुसंख्यक राजनीतिक लोगों ने कही, मैं वरुण की बात नहीं कर रहा, ये तो वकील है, राजनीतिक लोगों ने यहां भी कही, राजस्थान में भी कही कि बाकी सबको भी तो जात पर ही मिल रहा है। अजीत सिंह भी यही कह रहे हैं आज। उसका भी उत्तर मुझे देने की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने उत्तर दिया। मालूम क्या कहा है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने? यह बात वहां वकीलों ने रखी जो यहां राजनेता रख रहे हैं कि हुजूर रामलाल को मिल रहा, श्यामलाल को मिल रहा, मोतीलाल को मिल रहा, नजीरें गिनाई, इस जात को उस जात को। उन्होंने कहा अगर कुछ गलतियां पूर्व में हुई हैं तो वो इस गलती को जस्टिफाई नहीं कर सकती, इसलिए ये नहीं होगा। अच्छी बात है, कहीं से तो हम गलतियों पर प्रतिबंध लगाएंगे कि नहीं? भाई जवाहरलाल जी के समय में गलती हुई, इसलिए मोदी के समय में भी होगी और इसलिए आगे भी चलेगी गलती। क्यों? कहीं तो प्रतिबंध लगना चाहिए, रोक लगनी चाहिए। किसी ने सुप्रीम कोर्ट के इस हिस्से पर नहीं बोला। मैं अभी वरुण से वही चर्चा कर रहा था कि लैंडमार्क जजमेंट है, उसने कहा कि ओबीसी का क्या मतलब है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये कोई एलियन तो है नहीं शब्द। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनसे ज्यादा बैकवर्ड कोई है क्या मुल्क में? उनको आरक्षण देने के लिए भारत सरकार आगे आए। कोई इस पर स्वागत करने को तैयार नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं। क्यों? वो लोग पिछड़े नहीं हैं जिनकी तुलना हम ना स्त्री में करते हैं, गणना ना पुरुष में करते हैं। उनसे ज्यादा पिछड़ा कौन है? ऐसा वायुमंडल बन गया। और यही बात जिस दिन ये अध्यादेश आया था उस दिन मैंने इसी चैनल पर बहस में कही थी। तब हमारे जाट समुदाय के कुछ नेता हमारे साथ थे, उन्होंने मेरी बात खारिज कर दी थी। मैंने कहा था मनमोहन सिंह का यह अध्यादेश अदालत में नहीं टिक सकता, और वही बात हुई। 3 बिंदु मैंने गिनाए थे, उन तीनों बिंदुओं का आज उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में किया। एक बात और आ रही है, मुझसे राजस्थान में एक मित्र कह रहे थे कि
अदालत ठीक है, अदालत ने जो कहना था कह दिया, पार्लियामेंट अभी है। मैं फिर बहुत अदब से कहूंगा, अब पार्लियामेंट कोई आरक्षण का कोई कानून बना दे, एसपी सिंह साहब, वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में ही रहेगा, ये जान लीजिए। न्यायिक समीक्षा के दायरे से परे कानून नहीं बन सकता। हिलाल भाई को याद होगा, आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने एक आरक्षण लागू कर दिया था बहुमत से, अदालत ने उसको निरस्त कर दिया था। मैं उसकी विवेचना में नहीं जाऊंगा, विषय बदल जाएगा। अदालत ने निरस्त कर दिया था, वहां भी लेजिस्लेशन ने पास कर दिया था कानून, अदालत ने ठुकरा दिया, बोला ठीक नहीं, संविधान की भावना के खिलाफ है, हटा उसको, हट गया। इसलिए जो भी आरक्षण का कानून बनेगा वह न्यायिक समीक्षा के अधीन रहेगा। अदालतों को उस पर अपनी राय देने का हक हमेशा रहेगा, मुसलसल तौर पर रहेगा। और मैं हैरान हूं, जब सब लोग कह रहे हो कि किसान हैं, ज्यादातर लोग सब यही कह रहे हैं ना, तो आइए आज एक नई शुरुआत करते हैं। सारी राजनीतिक दल यही मांग करें कि हिंदुस्तान के जो छोटी जोत के किसान हैं उनको आरक्षण दिया जाए। उनसे ज्यादा दुखी तो कोई नहीं, वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कोई जात हो, अगले हो, पिछड़े हो, कोई जात हो, अगर गरीब किसान है उसको आरक्षण दिया जाए। हिलाल नकवी जी, इस मांग में कोई दिक्कत है? जब सब लोग कह रहे हैं कि वो किसान है, किसान के यूएसपी किसान बताई जा रही है, तो उसी यूएसपी पर एक बड़ी रेखा खींच दे हिंदुस्तान। जो खेती हर मजदूर है हिंदुस्तान में, अगर 100% लोग खेती कर रहे हैं, अगर खेती करने वाले को परसेंटाइल को 100 मान ले हम बेस पॉइंट, तो उसमें 67% तो खेती हर मजदूर है जिनके पास जमीन भी नहीं। उससे ज्यादा गरीब तो कोई नहीं हो सकता ना। उन्हीं के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं मांग लें? नकवी साहब जी अमिताभ भाई, आपने ये बड़ा अच्छा उठाया है विषय, और निश्चित रूप से ये चर्चा होनी चाहिए इसके ऊपर कि जो किसान लोग हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, उनको आरक्षण किस प्रकार से मिले और उनको भी किसी एक वर्ग में रखा जाए, और उसके बाद उस वर्ग में रखने के बाद उनको भी आरक्षण प्रदान किया जाए। ये एक चर्चा का विषय हो सकता है, और निश्चित रूप से इसके ऊपर पूरे राष्ट्र को जो है वो डिबेट करना चाहिए। और ये एक पहल जो है वो आपके चैनल से हो रही है, और ये आगे बढ़नी चाहिए। ये हम जितने भी राजनीतिक दल हैं, हम सबका फर्ज बनता है कि ये भी एक सोचने का विषय हो सकता है कि इस प्रकार से भी आरक्षण लागू किया जाए। दूसरी बात यही है कि जो जाट लोगों के लिए कहा गया है कि ज्यादातर वो किसान है, तो ये बताने के लिए कि जो उनका जो शैक्षणिक उनकी जो योग्यता है वो नहीं है, ये बताने के लिए कहा गया है कि आर्थिक रूप से वो संबल नहीं है, ये बताने के लिए कहा गया है कि उनका जो सामाजिक स्तर है वो भी उतना ऊंचा नहीं है, इस वजह से वो रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं। देखिए, दो चीजें जो है वो आपने जो कहा है उससे किसी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो जाट लोगों को दिया गया है वो जो है, जो पुराना चला आ रहा है, जो पुराना मानदंड है, उसके अनुसार उन लोगों को रिजर्वेशन देने की बात कही गई है। अब दूसरी बात रहती है इसके अंदर की जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जजमेंट जो दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सर आंखों के पर, इसके अलावा कुछ बोला भी नहीं जा सकता है। रही बात जो आपने इसका कहा है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कहा है, अमिताभ भाई हम एक मतलब फिर से इसको देख लेंगे, क्योंकि आपने कहा है तो देखना जरूरी है। मैंडेटरी है, मैंडेटरी रिकमेंडेशंस होती है, उनकी रिकमेंडेशंस होती है। भैया, मैंने उस विषय को देखा था जब अधिसूचना आई थी, उस वक्त मैंने उसको देखा था, वहां उसकी संस्कृति चाहिए। जी संस्कृति, जी हम इसी पे कह रहे हैं। देखिए, वो बिल्कुल निश्चित रूप से आप कह रहे हैं, तो इस वजह से उसको एक बार हम जरूर फिर से देखेंगे, कहीं ना कहीं हमसे चूक हो गई होगी। लेकिन बात यह है कि जब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उनके पास इस प्रकार के कोई आंकड़े मौजूद नहीं है जिसके आधार पर यह बताया जा सके कि जाट जो वर्ग के लोग हैं उन लोगों के शैक्षणिक योग्यता क्या है, उनकी सामाजिक आधार क्या है, उनके आर्थिक रूप से कितने वो आगे बढ़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई उसके लिए कमेटी बनाई जानी चाहिए। और जब आईसीएसआर की आई है, उसके ऊपर बाकायदा कोर्ट में गए हैं और कोर्ट ने माना है कि वो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सही है, उसके आधार के ऊपर अगर जाट लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है तो हो सकता है मैं भाजपा के मित्र को उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो कि जाट लोगों को नहीं मिलना चाहिए, या हमारे समाजवादी पार्टी के जो हमारे मित्र बैठे हैं उनको लगता है कि जाट लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो उसका पैरामीटर है, आपत्ति तो इन्होंने भी नहीं कही, आपत्ति इनको भी चुनाव लड़ना है, आपत्ति क्यों कहेंगे? नहीं, अभी भी किए, दोनों लोगों ने आपत्ति की है अमिताभ भाई। इनको भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना भैया। हम भी बोलेंगे, दोनों एक दूसरे को शर्म करेंगे,
देखिए दोनों लोगों की गलत बयान आप उसको रिवाइंड करके देख लीजिए, उसके अंदर स्पष्ट रूप से निकल करके आ जाएगा कि किस प्रकार की टिप्पणी की गई है। ठीक है हिलाल भाई, ठीक है, हम इसके ऊपर कुछ नहीं बोल ठीक है, सकते। ठीक है, पूछ लेते हिलाल भाई, पूछ लेते इन्हीं से। आप रिवाइंड करके देख लीजिए। ठीक है, अभी मैं पूछ रहा मोहम्मद शाहिद, जो बात हिलाल भाई कह रहे हैं, क्या आप इस फेवर में नहीं है कि जाटों का आरक्षण मिले? नहीं। देखिए, जैसे इन्होंने 68 साल इस देश में झूठ बोला है, वैसे ही आपके चैनल पे बैठ के सरासर सामने पूरे उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के सामने झूठ बोल रहे हैं। कतई नहीं कहा, ना मैंने कहा, ना भारतीय जनता पार्टी ने कहा, इसीलिए ने कहा। देखिए अमिताभ भाई, जहां तक पिछड़ों के आरक्षण की बात है, उसमें सामाजिक और सामाजिक न्याय की अवधारणा के तहत हिंदुस्तान के पिछड़ों को आरक्षण दिया गया। ये कहना कांग्रेस का, ये दोहरा चरित्र कांग्रेस का अजीब बात है। जब कोई दल ने ऐसी बात नहीं करी, आपने क्यों कोड कर दिया? स्पष्ट कर मोहम्मद शाहिद, एक मिनट रुकिए, आपकी बात आ गई, आपने अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया। मनीष शुक्ला जी, आपकी पार्टी पर भी टिप्पणी आई है। अमिताभ भाई, मैं आपका सवाल नहीं सुन पा रहा हूं। नहीं ठीक है, आपकी बात आगे हमने सुन ली पूरी। मनीष शुक्ला, देखिए अमिताभ जी, अब हिलाल साहब जो भी कहे, मैंने जो कहा आपने सुना और उत्तर प्रदेश की जनता ने सुना। हम और हिलाल साहब को याद दिलाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, तो जाटों के आरक्षण की बात हमने की थी। हमने एक बात और कही, आपने जो बात कही कि किसी ने इस पर नहीं बोला कि कपड़े सुखाने वाला आपने एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुछ जातियां हैं जो बहुत दिनों से आरक्षण का लाभ ले रही हैं, पुलिस चौकी में सिपाही से लेकर प्रदेश की सत्ता तक है, और उस पर भी विचार होना चाहिए। और हमारी सरकार जब राजनाथ जी के नेतृत्व में थी तो हम लोग सामाजिक न्याय के तहत हम लोग ये लाए थे मोस्ट बैकवर्ड, सचमुच जिनके पास तक सूरज की रोशनी पहुंचनी चाहिए, इनकी वजह से नहीं पहुंच रही है। और रही बात जाट आरक्षण की बात है, उस ऐसे सभी लोगों को तब आरक्षण चाहिए जब उनसे ज्यादा आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न जातियों को आरक्षण मिलेगा, तो उनके नीचे वाले चाहेंगे। और उत्तर प्रदेश में मैं बैठ के तो कह सकता हूं कि कुछ जातियां हैं जो आज मजबूत हो चुकी है, उनको आरक्षण की कम जरूरत है। हिलाल भाई, मुझे बहस कंप्लीट करने दीजिए। मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ठीक है मनीष शुक्ला जी, एक मिनट आगे आपके पास आएंगे। मित्र अभी रुकिए। एसपी सिंह साहब जी, मुझे कहने देंगे, कमेंट किया है। देखिए आपके पास आएंगे, अभी मसूद साहब आएंगे। देखिए सिंह साहब, अमिताभ जी, आपने अभी कहा कि भाई जाट समाज से एक राजा भी रहे, एक प्रधानमंत्री भी रहे। एक राजा नहीं रहे, बहुत रहे। नहीं, राजा रहे, राजा रहा है तो राजा एक परिवार होता है राजा का। भरतपुर में अगर भरतपुर का महाराज सुहेल का परिवार है तो वो एक परिवार है, पूरा जाट समाज उससे अगड़ा नहीं हो जाता है। दूसरा, चौधरी चरण सिंह अगर प्राइम मिनिस्टर रहे तो वो एक अगड़े नहीं हो जाते हैं। दूसरा क्या है, जो ओबीसी क्लास का जो आरक्षण है उसमें ऑलरेडी एक क्रीमी लेयर है, उसमें जो आदमी क्रीमी लेयर में आ जाता है, जिसकी अपनी जो एनुअल इनकम है वो 6.5 लाख से ऊपर है, तो आदमी उस आरक्षण से वैसे ही बाहर होता है। तीसरा, आपने ये बोला कि भाई जब हम राजा रहे तो यहाँ तो SC/SC जातियों को आरक्षण मिला हुआ है जिनमें से भगवान भी पैदा हुए। इसीलिए आपका तर्क कर दिया। देखिए, सामाजिक रूप से आपका ये तर्क सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मित्र, आप लोगों का ये तर्क सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। उसने कहा पुरानी गलतियों के आधार पर हम इस गलती को जायज नहीं ठहराएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके जजमेंट को पढ़िए। पुरानी गलतियां नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने हम वहां 3 हफ्ते की सुनवाई में, हम तीनों हफ्ते वहां पर डे वहां सुनवाई में थे। जब सरकार के सामने जो आंकड़े हैं, पिछले 26 बैकवर्ड कमीशंस के आंकड़े हैं, 2 नेशनल बैकवर्ड कमीशंस के आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के आधार पर 9 स्टेट्स में आरक्षण मिला हुआ है। जब 9 स्टेट, देखिए, जब स्टेट गवर्नमेंट कहती है यूपी के जाट को आप पिछड़े हो, तो वही जाट जाकर के दिल्ली गवर्नमेंट में, सेंटर में जाता है, तो वहां वो जाट अगड़ा कैसे हो सकता है? तो जो आंकड़े हैं, आंकड़े का ऐसा नहीं है कि आंकड़े नहीं है, आंकड़े हैं। जो कोर्ट की एक और दलील थी हमारे सामने, वो रोहिंटन नारीमन की, माननीय जज साहब की, कि भाई ये एंशिएंट डाटा है। देखिए, एंशिएंट डाटा है, सरकार नया सर्वे कराती नहीं है और एंशिएंट डाटा को आप मानते नहीं हो, तो क्या ये जाट समाज के साथ में ऐसा कोई अन्याय जारी रहना चाहिए? एसपी सिंह भाई, आपकी बात आ गई। दूसरा अमिताभ जी, 1 मिनट और लूंगा। 1979 में जब मंडल कमीशन बना था और 1980 में उसकी रिपोर्ट आ गई। मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो उसके बाद में 1993 में जाकर के मंडल कमीशन लागू हुआ। क्या
मंडल कमीशन जब 1993 में लागू हुआ, क्या वो डाटा ओल्ड नहीं हो गया था उस समय तक, 93 तक? क्या वो जो 80 का डाटा है, उस 80 के डाटा के ऊपर ओबीसी क्लासेस का रिजर्वेशन है, आज 35 साल तक चला आ रहा है, क्या वो डाटा आगे एसपी सिंह जी आगे बात, मेरी समय सीमा को भी समझिए। वरुण जी, आप अदालत में थे, मुकदमा पहले मेरी सवाल तो सुन लो भाई, तब क्लियर करना। मैं तो पहले सवाल सुनोगे तब उसका उत्तर दो, ऐसे नहीं। आप अदालत में मुकदमा लड़ रहे थे, ये सवाल जो एसपी सिंह जी ने उठाए हैं, ये सवाल वहां अदालत में उठे होंगे, अदालत ने फिर ये व्यू क्यों लिया? दो चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। मंडल कमीशन की जैसी रिकमेंडेशन लागू की बीपी सिंह सरकार ने, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। इंदिरा साहनी के जजमेंट में, वेरी फेमस जजमेंट है, बहुत फेमस जजमेंट, और उस जजमेंट में वर्ड टू वर्ड रिकमेंडेशन थी नेशनल बैकवर्ड कमीशन बनाने के लिए। उसकी वर्ड टू वर्ड लाइन ली गई है नेशनल बैकवर्ड कमीशन बनाने के लिए। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट जानती थी कि आने वाले टाइम में इसका राजनीतिक दुरुपयोग होगा, इसीलिए उन्होंने ये नेशनल बैकवर्ड कमीशन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के द्वारा बनाया गया है, इंदिरा साहनी के जजमेंट के द्वारा। तो उस जजमेंट में ये पूरा का पूरी प्रक्रिया उन्होंने डिफाइन की है और वर्ड टू वर्ड उन्होंने लागू करवाई है। अगर हम लार्ज लेवल पे देखा जाए तो जिस तरीके से जाटों को रिजर्वेशन दिया गया था, वो एक अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था। ये इंदिरा साहनी जजमेंट की ऑर्डर की अवहेलना की गई थी यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा। मगर हम उस एस्पेक्ट पे ना जाते हुए, हम चूंकि सिर्फ नोटिफिकेशन जो इलेक्शन के नोटिफिकेशन के ठीक एक दिन पहले लाया गया, जो विदाउट एनी डाटा, विदाउट एनी प्रोसीजर, जिस तरीके से उन्होंने लागू किया, उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया। ठीक है वरुण जी, एसपी सिंह जी आपके पास आएंगे। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर मसूद अहमद जी, आपने ये सवाल उठाया, आपने कहा कि जो सभी जाट हैं वो किसान हैं, तो फिर छोड़ दीजिए जात पात के सिस्टम को, जातिगत आधारित आरक्षण को, किसान को ही आधार मान लीजिए आरक्षण के लिए। कम से कम उन किसानों का भी भला हो जाएगा जो सामान्य वर्ग से हैं लेकिन दबे कुचले हैं। डॉक्टर मसूद अहमद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए फिर आपके पास लौटेंगे हम। एसपी सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहे थे, लेकिन सवाल वहीं पर खड़ा हुआ है। अगर आधार जो है जात को छोड़ करके गरीब दबा कुचला मान लिया जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? गायत्री जी, देखिए आप किसी एक वर्ग को नहीं मान सकते हो। आप बार बार कह रहे हो, हर आदमी कह रहा है कि छोटे किसान को, अमिताभ जी भी कह रहे हैं कि छोटे किसान को आरक्षण दे दिया। छोटे किसान के अलावा भी तो इसमें सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं। वो लोग कहां जाएंगे? वो नहीं है। एक क्लास जो लोग सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, चाहे वो कृषक वर्ग है, चाहे वो मजदूर वर्ग है, चाहे कोई और है, चाहे किसी भी जाति से संबंध रखता है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। और ठीक है, और जाट समाज सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। ठीक है, आप ये बात बोल चुके। वरुण कुछ कहना चाह रहे थे, वरुण जल्दी से। मेरी बात खत्म नहीं हो पाई थी सर, जल्दी से बोलिए। बहुत हल्की आवाज है। मंडल कमीशन बहुत हल्की आ रही। मंडल कमीशन ने ऑलरेडी जाट कम्युनिटी को डेवलप कम्युनिटी माना था। रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है कि लोग जो बैकवर्ड रह गए हैं उनको डेवलप किया जाए। आज पूरा विश्व प्रोग्रेसिव है। मंडल कमीशन ने 80s में मान लिया था कि जाट ऑलरेडी डेवलप कम्युनिटी है, तो क्या कारण हो गया कि 30 साल बाद कोई बैकवर्ड हो जाएगा? ठीक है, अब आपका पॉइंट है। मसूद साहब, वरुण कह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील है, इस मामले का मुकदमा लड़ रहे थे, वो कह रहे थे कि 30 साल पहले मंडल कमीशन ने मान लिया था जाट विकसित हैं, डेवलप्ड हैं, फिर आज 30 साल बाद उनको पीछे ले जाके खड़ा करने का क्या मतलब? ऐसा है, मुझे 3 बातें कहनी हैं। पहले तो साथी ने यह कहा कि मुझे इतिहास पता नहीं है, तो पहले मैं बता दूं, मैं इतिहास से PhD हूं। तो इतिहास से PhD जो उन्होंने कहा जाट राजा थे, तो मेरी जानकारी में पासियों का किला पासी भी राजा थे, और अंबेडकर नगर में राजभर का किला, वो राजभर भी राजा थे। यादवों में भी राजा थे, और कुर्मियों में तो साहू जी महाराज, जिसने
आरक्षण की व्यवस्था शुरू की थी वो खुद ही राजा थे और ज्योतिराव वहां फुले भी राजा थे। ये तो क्राइटेरिया नहीं हो सकती। नंबर 2 ये कि जाट की जो सामाजिक व्यवस्था है उस व्यवस्था में जाट है कहां? जाट सवर्ण में है कि उसके नीचे है? सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। और तीसरा जो सुप्रीम कोर्ट की बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर हमें कुछ नहीं कहना, उसका तो स्वागत ही है जो भी, लेकिन अभी ये वरुण गांधी और ये मुजफ्फरनगर के जो दंगाई छूटे हैं ये सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की लचर पैरवी की वजह से हैं। ठीक है, आगे आपकी बात मसूद साहब, आगे आप विषय भटक रहे हैं, आपकी बात आगे, ठीक है, आगे आपकी बात आगे, ठीक है, आपकी बात आगे, वो विषय नहीं है यहाँ, वरुण गांधी और संगीत सोम का विषय यहाँ नहीं, वो विषय भटक जाएंगे। हाँ, तो कोर्ट का आप विषय भटक जाएंगे, आपकी बात आ गई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हिलाल नकवी, आप एक बिंदु करेंगे, ठीक है भाई, हिलाल साहब, मसूद साहब की बात आ गई के नेतृत्व में करने का काम करेंगे। इस लड़ाई को हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। ठीक, अच्छी बात, थैंक यू। जाटों को आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हिलाल नकवी, एक बात पर टिकना होगा ना, कहीं हम कहते हैं कि सारे किसान हैं इसलिए आरक्षण दे दो, कहीं कहते नहीं अब तरक्की की बात मत करो, सामाजिक तौर पर हम पिछड़े हैं इसलिए आरक्षण दे दो, कहीं कहते शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हैं। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरटीआई लगाई, ये जानना चाहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की सेवाओं में जो ओबीसी का आरक्षण है, मतलब जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पदस्थ लोग हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुलाजिम के तौर पर, उसमें किस जाति के कितने प्रतिशत लोग हैं। तो पता लगा इस जाति के सर्वाधिक लोग हैं। ऐसे पॉकेट्स हैं उत्तर प्रदेश में जिसकी ओर मनीष भी इशारा कर रहे हैं। तो आप किसी एक प्लेटफॉर्म पर टिकेंगे ना कि सब तरफ जहां देखेंगे वहीं झंडा आज गाड़ देंगे। कहीं कहेंगे पिछड़े हैं, कहीं कहेंगे सामाजिक मामला है, कहीं कहेंगे शैक्षणिक मामला है, कहीं कहेंगे गरीबी मामला है। हिलाल नकवी जी, कोई भी जाति हो, एक रास्ता तो कहीं आपको एक आधार लेके चलेंगे। जी अमिताभ भाई, देखिए इसमें जो सारे का सारा दिक्कत आकर के फंस रही है वो ये है कि जिस आंकड़े को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये पुराना है और पुराने आंकड़ों के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, तो वो आंकड़े तो उन्होंने कह दिया कि नहीं काम किए हैं। अब जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आई है जो आईसीएसएसआर ने दिया है, जिसके अंदर जाट लोगों का पूरा उन्होंने सर्वे करके एक एक जगह के बारे में देख करके लिखा कि कहां पे शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से ये पिछड़े हुए हैं। अब अगर शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से ये पिछड़े हुए हैं, वो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है जिसको चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस चैलेंज को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ये एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सही है। तो वही सुप्रीम कोर्ट एक जगह एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को सही मानता है जिसके अंदर जाट लोगों की ये परिस्थिति दिखाई गई है, वही सुप्रीम कोर्ट दूसरी जगह उसको कंसीडर नहीं करता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इसलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा हम बोल नहीं सकते, हमारी जबान बनी हुई है। नहीं, हिलाल भाई आगे बताइए, समय कम है। मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा हिलाल भाई को, कुछ कह रहे हैं वकील साहब जी। यहाँ पे मैं करेक्ट, यहाँ पे जो पहली पिटीशन फाइल हुई थी वो प्री मैच्योर हुई थी, उसमें नोटिफिकेशन इश्यू नहीं हुआ था, तो इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये प्री मैच्योर पिटीशन है, नोटिफिकेशन अगर हो जाता है तो इसने यू चैलेंज इट। तो वो वहां पे डाटा नहीं चैलेंज किया गया था, प्री मैच्योर पिटीशन हो गया। हाँ ठाकुर साहब, नोटिफिकेशन किस चीज का नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन जाटों को रिजर्वेशन देने का। जी, तो यहाँ पे एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है वो तो एक्सेप्ट की गई थी। कमेटी की रिपोर्ट तो है ही, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में तो रिकमेंडेशन है कि पिछड़े हैं, आईसीएसएस और उसको एक्सेप्ट किया गया था। उसको एक्सेप्ट किया गया। जब एक तरफ तो कहता है नेशनल बैकवर्ड कमीशन की बात है, वो कहता है वी आर नॉट द एक्सपर्ट, हम एक्सपर्ट नहीं है, किसी एक्सपर्ट कमेटी से सर्वे कराएंगे। जब उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी के रूप में आईसीएसएसआर को पेमेंट भी किया, उनसे सर्वे कराई गई, उसका डाटा जब उनके पास आ गया तो आप खुद एक्सपर्ट नहीं है और दूसरे एक्सपर्ट की बात नहीं मानते हो, ये क्या मतलब होता है एनसीबीसी का? तो ऐसा नहीं है। और दूसरा, अमिताभ जी कह रहे थे कि मैंडेटरी है, उनकी रिकमेंडेशन को मानता है, ऐसा नहीं है। कैबिनेट के सामने मैंडेटरी नहीं है। आप तो वकील साहब है, आपने एनसीसी एक्ट को पढ़ा है, वो इन सेंट्रल गवर्नमेंट कैबिनेट इसको कभी भी रिव्यू कर सकती है और कंपल्सरीली 10 साल में रिव्यू करेगी ओबीसी की लिस्ट को, और उसके साथ साथ उनको कंसल्ट करेगी कमीशन को। कंसल्ट है, कंकरेंस नहीं है, उसका कंसल्ट किया है उसने,
एनसीपीसी को कंसल्ट किया है, कनकरेंस नहीं है, कहीं पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी नहीं है ये। मैं उत्तर दूंगा इस विषय। ठीक है, मोहम्मद शाहिद जी, आखिरी कमेंट आपकी तरफ से। मैंडेटरी नहीं है। देखिए अमिताभ भाई, कर सकते आगे आपकी बात एसपी सिंह जी। जी मैं बताऊं आपको, मैं तो मेरा तो अपना एक सोच है ये कि जनगणना के आधार पर जात की जितनी भी कैलकुलेशन है सब हो जाना चाहिए और उसके आधार पर रिजर्वेशन की बात होनी चाहिए। उसमें यह पता चल जाएगा किसको कितना रिजर्वेशन देना, किसको नहीं। यह रिजर्वेशन का जो बवाल है पूरे देश में यह खत्म हो जाएगा। जनगणना के आधार पर जाति का गणना होनी चाहिए और उसके आधार पर रिजर्वेशन तय हो जाना चाहिए, जहां तक मैं समझ रहा हूं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी है, उसको तो मानना चाहिए। उस पर किसी तरह की बहस जो दूसरे मित्र कर रहे हैं, जैसा अभी भारतीय जनता पार्टी ने बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन पे उंगली उठाई, ये अफसोसनाक बात है। बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन पे कोई मैं ये समझ मोहम्मद शाहिद जी आपकी बात आ गई। मनीष शुक्ला जी रिजर्वेशन पे जो उंगली उठाई ये शर्मनाक है। मैं बताऊं आपको, मोहम्मद शाहिद जी आपकी बात आ गई, वक्त नहीं है हमारे पास। मनीष शुक्ला जी आप क्या कह रहे थे? आप समझाने की कोशिश कीजिए अगर आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो। नहीं, गलत इंटरप्रेटेट कर रहे हैं। जी जी, मैंने ये कहा कि जब किसी ऐसी जाति को आरक्षण मिलेगा जो कम से कम उत्तर प्रदेश में पुलिस चौकी में सिपाही लेके मुख्यमंत्री तक पद पे अगर वैसे लोग हैं, तो जो उनसे नीचे की जातियां हैं, जाति ये सब अपेक्षा करेंगे। तो हमारा तो स्पष्ट मानना था। देखिए, दो बात मैं क्लियर करूंगा। जाटों के लिए आरक्षण के लिए सबसे पहले रामप्रकाश गुप्ता जी ने उत्तर प्रदेश में बात की थी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, इसलिए ये क्लियर है। दूसरी बात यह कि हम लोग हमेशा से बात करते हैं कि आरक्षण की परिकल्पना ही इसलिए थी कि जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वहां तक सूरज की रोशनी पहुंचे। मोस्ट बैकवर्ड उत्तर प्रदेश में बहुत है जो अभी वहां नहीं पहुंच पा रही है। ये लोग ही कुछ लोग हैं। मनीष शुक्ला जी, अमिताभ बात के टिप्पणी। मनीष जी की मैं बात का समर्थन करूंगा। और उन्होंने जो बात कह नहीं पाए हैं कि राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो न्यायिक एवं सामाजिक मंत्रालय ने एक हुकुम सिंह हुकुम सिंह की कमेटी बनाई थी। अरे हुकुम सिंह की कमेटी आ गई भाई। इसमें दो तीन बातें बड़ी साफ होनी चाहिए। हिंदुस्तान में हर जात के पास अपनी अपनी जात का इतिहास है, कुछ तर्क है। मैं उन तर्कों की, सबके तर्कों का सम्मान करता हूं, फिर भी कुछ तर्क अकाट्य हो जाते हैं। कहा गया जी राजा तो एक होता है, एक आदमी। तो क्षत्रियों में भी एक आदमी राजा हुआ ना। ऐसे देश भर में हजार, सारे क्षत्रिय तो राजा हुए नहीं कभी। ऐसा तो हुआ नहीं ना कि मेरे गांव में जो ननकू था वो भी छत्र धारण करके घूमने लगा था किसी युग में। ऐसा तो था नहीं। जमींदार एक ही आदमी रहा होगा ना गांव में कि पूरा गांव जमींदार हो गया होगा। ये तर्क नहीं चलेंगे। पैमाना एक रखना पड़ेगा, नपना एक रखना पड़ेगा, फिर सब चीजें उसी से नापो। और जो मनीष शुक्ला कह रहे हैं वो राजनीतिक आदमी है, उनकी मजबूरी है। लेकिन मैं उसको और स्पष्ट कर दूं, सामाजिक उन्नयन का मतलब क्या है? सामाजिक उन्नयन का मतलब क्या होता है? जात के आधार पर, अगर जात को आधार माने तो सामाजिक उन्नयन की परिभाषा कैसे तय करेंगे हम? कोई विद्वान आके मुझसे जिरह करे जो उस जाति में अगर प्रशासनिक पदों पर भर्तियां हैं, अगर राजनीतिक पदों पर भर्तियां हैं और लंबे समय से भर्तियां रही हैं और अच्छे अच्छे लोग फ्लरिश किए हैं, वो जाति सामाजिक तौर पर उन्नतशील मान ली जाएगी। इसमें क्या बुराई है? क्यों नहीं मान ले? अपनी जात को पिछड़ा बताने की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग 2015 में। धन्य है प्रभु, धन्य है हिंदुस्तान। लड़ाई होनी चाहिए विकास की। हम पिछड़े की लड़ाई लड़ रहे हैं। बोले जी हमको पिछड़ा मानो, बोले इनसे ज्यादा हमको मानो, इनसे ज्यादा हमको मानो। इसकी अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं। आइए उत्तर प्रदेश के से प्रशासनिक ढांचे का एक निकाल लें। पता सबको है, दस्तखत वाली कॉपी तो मिल नहीं सकती क्योंकि वो कानूनी तौर पर वैध नहीं होगी, लेकिन पता तो सबको है। शाहिद जी को पता है, एलाल नकवी जी को पता है, मसूद अहमद को पता है, वरुण को पता है, एसपी सिंह को पता है, मनीष शुक्ला को पता है, अमिताभ अग्निहोत्री को पता है। कितने लोग कहां पोस्टेड हैं प्रभावशाली पदों पर? एक उदाहरण ले लीजिए, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। वहां जितने 5 प्रमुख पद है, 5 उठा के देख लीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, फिर भी सब पिछड़े हो। ये क्या तमाशा हिंदुस्तान में है? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही, ये केवल झोला झाड़ी का खेल मत खेलिए राजनेताओं।
हटाइए उन लोगों, उन जातियों को हटाइए भी जो समर्थ होती गई हैं, ताकि और जो निर्बल है, निस्सहाय है, असहाय है, वो ऊपर आ पाए। मैं आरक्षण के पक्ष में हूं, लेकिन सबल लोगों के हाथ का हथियार नहीं होना चाहिए। पिछड़े वर्ग में सामंतवादी सोच आ जाए, ये उसका टूल नहीं बनना चाहिए आरक्षण। जो वास्तव में पिछड़ा है उसको मिलना चाहिए। और कभी हम गरीबी के आधार पर मांगने लगते, कभी हम पेशे के आधार पर, आइए पेशे के आधार पर मांग लीजिए, किसानी कोई हम मानक मान ले। और दुनिया भर में सिर्फ दो ही हिस्से हैं दुनिया के, एक वो लोग जिनका पेट भरा है, एक वो लोग जो भूखे हैं। ना कोई मजहब है, ना कोई जात है। भूख से बड़ी कोई समस्या है? मैंने उदाहरण दिया, अगर खेती करने वालों को 100% मान ले तो उसमें 67% लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन किसान हैं, जो कामगार हैं, जो काम करते हैं खेती वाले के यहां मजदूरी पर। 67% लोग, आंकड़ा है अभी ताजा। वो किसी जात के हो, मेरी सहानुभूति उनके साथ है। उनको आरक्षण मिलना चाहिए। असंगठित क्षेत्र के मजदूर रिक्शा चला रहे हैं, राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जाति के दायरों में क्यों बंधे? क्यों बंधे? हम लोग अपने मुंह पर खुद कालिक पोतते हैं। दुनिया भर में हिंदुस्तान की छवि बनेगी कि हम लोग पिछड़ेपन की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर पिछड़े को कोई अगला बता रहा तो उससे हम लड़ रहे हैं। बोले हमको अगला क्यों कैसे बता दिया? हमको विकसित कैसे बोल दिया तुमने? हम तुमसे नाराज हो गए। लड़ाई ये होनी चाहिए कि हमको विकसित कहो। हम विकसित बनना चाहते हैं, हम विकास की दौड़ में हैं और हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको विकसित बोल दिया, कुट्टी कट्टी, अब बात नहीं करेंगे। क्यों? आज अदालत के पूरे जजमेंट को पढ़िए, उसके भाव को समझने की कोशिश करिए। लेटररी स्पिरिट में तो जो उसको कहना था ठोक के कह दिया, उसके भाव को भी समझिए। उसने एक नए वर्ग की ओर इशारा किया है। भारत के राजनेताओं की समझ में यह वर्ग क्यों नहीं आया? समाज में नहीं रहते वो लोग। किन्नरों की ओर जो इशारा किया है सुप्रीम कोर्ट ने, मैं भावुक हो गया। हिंदुस्तान की न्यायपालिका को नमन। और हम लोग कहते हैं ये जज क्या जाने, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, ये लोग बड़े कमरों में बैठते हैं। हिलाल भाई, मुझे हैरानी है जो बड़े कमरों में, ऊंचे कमरों में बैठते हैं वातानुकूलित, उसमें उनको समाज की बेहतर समझ है हमसे, जजेस को। उनका ध्यान गया कि किन्नरों की ओर, लेकिन जो लोग कहते हैं हम धरती पुत्र हैं, उनका ध्यान नहीं गया किन्नरों की ओर, नहीं गया। क्यों? जजेस का गया, उनको चुनाव नहीं लड़ना। ठीक बात कही उन्होंने। और एक गलती हो जाए, वो गलती नजीर हो जाए और उसके आधार पर सारी गलतियां पास कर दी जाए, स्वीकृत कर दी जाए। इस परंपरा पर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी विराम लगाया है। मैं इसका समर्थन करता हूं, इसका स्वागत करता हूं। केवल गरीब को सरकारी समर्थन हासिल होना चाहिए इस मुल्क में। जो गरीब है वो किसी मजहब का हो, किसी जात का हो, उसको सरकार का समर्थन और समाज का समर्थन हासिल होना चाहिए। बाकी लोग अपने विकास की लड़ाई खुद लड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसपी सिंह जी आपका, वरुण ठाकुर जी आपका, मनीष शुक्ला जी आपका, मोहम्मद शाहिद जी आपका, डॉक्टर हिलाल नकवी आपका, डॉक्टर मसूद अहमद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस।